हेलो फ्रेंड्स, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी विद आईएनआर वर्सेस एपीटीटी, ये दोनों टेस्ट हमारी बॉडी के कोगुलेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं। अगर पीटी एपीटीटी टेस्ट एबनॉर्मल हुआ तो इसका मतलब है अगर कहीं पे कट लगता है और बॉडी से ब्लड निकलता है तो वो ब्लड विद इन नॉर्मल टाइम में नहीं रुकेगा, जिससे कि क्या होगा कि बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। अब इसमें जानेंगे कि पीटी एपीटीटी टेस्ट होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या-क्या उसमें रीजेंट यूज होते हैं, इसके मेथड क्या हैं, मैनुअल मेथड क्या होता है और ऑटो एनालाइजर यूज करते हैं वो कैसे काम करता है, और साथ-साथ में इस टेस्ट को हम किन-किन बीमारियों के लिए करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम असेस करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो कोगुलेशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फैक्टर 3, फैक्टर 7 और फिर कॉमन पाथवे आ जाता है जिसमें फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 2 और फैक्टर 1 होता है। और हम इस पीटी और प्रोथ्रोम्बिन से असेस करते हैं फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी को, या फिर कॉमन पाथवे में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाए उनको, जैसे फैक्टर 10 को, फैक्टर 5 को, फैक्टर 2 और फैक्टर 1 को। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 11 टू 16 सेकेंड्स, और ये रेंज हर लेबोरेटरी और जो किट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। और इसके अपोजिट अगर हम डिस्कस करते हैं एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये असेस करता है इंट्रिंसिक पाथवे को, और इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 और फैक्टर 8। फिर कॉमन पाथवे इन्वॉल्व होता है फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 2 और फैक्टर 1। एपीटीटी जहाँ पे एबनॉर्मल होगा तो उसमें एबनॉर्मलिटी हमें पता पड़ेगी इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स की और कॉमन पाथवे के फैक्टर्स की, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 30 से 40 सेकेंड्स होगी। और हमने ये कोगुलेशन कैस्केड, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे पूरा जो डिस्कस किया हुआ है, ये पहले जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हीमोस्टेसिस वाला वीडियो वाला सेक्शन है। तो अगर जिसने वो नहीं देखा तो आप जाके हीमोस्टेसिस को देख सकते हो, उसमें पूरा कंप्लीट सिस्टम ये डिस्कस हो चुका है। हम डिस्कस करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम के प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल में हमें चाहिए टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, जिसको हम ऐड करेंगे प्लाज्मा में और उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे टाइम। अब हमने इसमें कैल्शियम और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को क्यों यूज किया है, क्योंकि ब्लड के अंदर एक तो कैल्शियम नहीं है और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं है, ये फैक्टर 3 होता है। तो इसको हम बाहर से देंगे जिससे कि कोगुलेशन कैस्केड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर पीटी के लिए हम यूज कर रहे हैं, पीटी में ये दोनों यूज हो रहे हैं, तो हमारा कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और जब हम इनको उसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे उसके बाद से हम स्टार्ट कर देंगे टाइमर, और जब तक क्लॉट होगा उस टाइम को हम नोट करेंगे। अगर हम एपीटीटी की बात करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के प्रिंसिपल की, तो उसमें सबसे पहले हम प्लाज्मा के अंदर एक एक्टिवेटर डालेंगे जिससे कि वो एक्टिवेट हो, फिर उसमें फॉस्फोलिपिड हम डालेंगे और साथ में कैल्शियम डालेंगे, और फिर उन सबका मिक्सर करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे कि क्लॉटिंग कब तक होती है। अब दोनों में जो हमने ये रीजन डाले हैं, ये क्यों डाले हैं, क्योंकि ये नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, जो ब्लड हमने बाहर एक वायल में लेके रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे, उसमें डालेंगे, तो कोगुलेशन सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट हमें क्या-क्या चाहिए। इक्विपमेंट में हमारे पास एक वाटर बाथ होना चाहिए जो एटलीस्ट टेम्परेचर सेट करे 37 डिग्री पे, टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए और एक स्टॉप वॉच होना चाहिए, ठीक है। और साथ-साथ में ये तो मैनुअल के लिए होगा। अगर हमें मैनुअल नहीं करना है तो अगर हमारे पास ऑटो एनालाइजर है तो हमारे पास एक ऑटो एनालाइजर होना चाहिए। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक स्पेसिमेन की, और स्पेसिमेन आप सबको पता है कि हम यूज करते हैं प्लेटलेट पुअर साइट्रेट प्लाज्मा। ये किस में होता है, आप सबको पता है कि जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल हम एक वायल में लेते हैं और एक वायल की जो कैप होती है वो लाइट ब्लू कलर की होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो एंटी कोगुलेंट होता है वो सोडियम साइट्रेट होता है। और सोडियम साइट्रेट क्या करता है, ये सोडियम साइट्रेट बाइंड करता है कैल्शियम के साथ, जो ब्लड में कैल्शियम होता है, और जो कोगुलेशन कैस्केड है उसको एक्टिव नहीं होने देता, जिससे कि वायल के अंदर क्लॉट नहीं बनता है। क्या करते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है इस वायल को, और हमें उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, 2 to 8 डिग्री में नहीं रखना है, ठीक है। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें रखेंगे तो वो एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 7 को, और अगर फैक्टर 7 वहां पे एक्टिवेट हो गया, अगर हम पीटी करेंगे, पीटी अननेसेसरी का लो आ जाएगा। वैसे ही एपीटीटी में हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस में रखना है, जिससे कि विद इन 4 आवर्स में हम उसको टेस्ट कर सकें। अगर हमने उसको मोर देन 4 आवर्स सैंपल को रखा हुआ है और टेस्ट हमें एपीटीटी करना है, तो उसके अंदर से फैक्टर 5 और फैक्टर 8 ये लॉस हो जाएंगे। बहुत लेवाइल फैक्टर होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर ये दोनों फैक्टर लॉस हो गए तो हमारा एपीटीटी की वैल्यू वो हाई आएगी।
अब रिएजेंट, इन दोनों के लिए रिएजेंट क्या यूज होता है? पीटी के लिए हमें दो रिएजेंट की जरूरत होगी, एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 होता है, और एक कैल्शियम की जरूरत होगी, कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है, और एपीटीटी के लिए हमें कायोलिन की जरूरत होगी, जो क्या करेगा, जो एक्टिवेट करेगा कोगुलेशन कैस्केड को। फॉस्फोलिपिड्स की जरूरत होगी और कैल्शियम क्लोराइड की जरूरत होगी। आपको मैं फिर से बता देता हूं कि इन रिएजेंटों की जरूरत क्यों है। जैसे कि हम प्रोथ्रोम्बिन पीटी के टेस्ट के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट की। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट क्या फैक्टर 3 है, जब तक फैक्टर 3 नहीं आएगा तब तक कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट नहीं होगा, मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट नहीं हो सकता है। और उसमें हमें कैल्शियम क्लोराइड भी चाहिए, और जब कैल्शियम क्लोराइड भी यूज करेंगे तो कोगुलेशन कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही एपीटीटी के लिए एक हमें कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर चाहिए। कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन के लिए कैलिन हम यूज कर रहे हैं, साथ साथ में उसके पूरे कैस्केड में हमें जरूरत पड़ती है बीच बीच में फास्फोलिपिड्स की, जो बहुत सारे स्टेप्स में फास्फोलिपिड उसमें इन्वॉल्व होगा, और कैल्शियम क्लोराइड की जो कि फैक्टर 4 होता है, कैल्शियम इज फैक्टर 4। तो अभी तक हमें दो चीजें क्लियर हो गई हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम असेस करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, जिसमें कि फैक्टर 7 और कॉमन कोगुलेशन पाथवे के फैक्टर्स आते हैं। और एपीटीटी से हम असेस करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे को, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8। और उसके बाद कॉमन पाथवे वाले, कॉमन पाथ वाले क्या है, फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 1। रीजेंट आपको पता पड़ गया है, रीजेंट हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज कर रहे हैं जिसको फैक्टर 3 यूज कर रहे हैं, और फैक्टर 4 जो कि कैल्शियम है। और इसके रीजेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर यूज कर रहे हैं, साथ साथ में फास्फोलिपिड्स यूज कर रहे हैं और कैल्शियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पहले मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है कि हमने सबसे पहले प्लाज्मा को अलग करना है। जो हमने सोडियम साइट्रेट वाइल और ब्लू टॉप वाइल जो ली थी जिसमें सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से हम 0.1 ml प्लाज्मा एक अलग ग्लास ट्यूब में रख देंगे, और उस ग्लास ट्यूब में लेने के बाद उसको वाटर बाथ में 37 डिग्री पे रख देंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हम 0.1 ml ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो हमारा पहला रीजन थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो फैक्टर 3 है, उसको हम डाल देंगे। उनके मिक्स करने के बाद आफ्टर 1 मिनट के बाद हम कैल्शियम क्लोराइड 0.1 ml कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे। जितना हमने थ्रोम्बोप्लास्टिन लिया था, जितना हमने प्लाज्मा भी 0.1 ml लिया है, और 0.1 ml ही उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे। जैसे हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जो ग्लास ट्यूब है उसको हिलाते रहेंगे और उसमें देखते रहेंगे हर 5 और 10 सेकेंड्स में कि कोगुलेशन स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, कोगुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे उसमें क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे, वही हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाएगा। अब इस चीज को ऑटो एनालाइजर अपने आप इसको रिकॉर्ड करता है। उसका प्रिंसिपल सब सेम रहेगा, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो एक मशीन में सेट होता है। तो आप में मशीन में बस आपको जो मशीन गाइडेंस देती है कि अब आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन डालना है, अब आपको इसमें प्लाज्मा डालना है, उसके अकॉर्डिंग आप डालते जाओगे। पीटी में एक और चीज हम साथ साथ में देते हैं, INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प टू मेंटेन द डोजेस ऑफ द ड्रग्स। अब ये इसको करते कैसे हैं INR को, पीटी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का पीटी क्या है वो हम डालते हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं पीटी ऑफ कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल का प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, जो नॉर्मल हमारे लैब का प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। और वो नॉर्मल रेंज 0.8 टू 1.2 होनी चाहिए। और कुछ बीमारियां जैसे कि डी वीन थ्रोम्बोसिस DVT में जो प्रोफिलैक्सिस डोजेस होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं, उसमें INR है वो 2 to 3 की रेंज में हमें मेंटेन करना होता है। अगर DVT का पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है, ओरल एंटीकोगुलेंट पे है, तो वो हमें 2 to 3 में ही मेंटेन करना होता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट वॉल डले हुए हैं और वो एंटीकोगुलेंट पे है, तो डॉक्टर्स उसको मेंटेन करते हैं कि इसका INR एटलीस्ट 2.5 to 3.5 होना चाहिए, इसके बीच में होता है। अगर इससे ज्यादा है तो डॉक्टर्स उसमें अपनी मेडिसिन को सेट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों को इक्वल अमाउंट में लेके एक वाटर बाथ, एक ट्यूब में लेके वाटर बाथ के अंदर रख देते हैं कि वो 37 डिग्री पे रखा रहे। फिर हम क्या करते हैं कि 0.1 ml ऑफ प्लाज्मा लेंगे प्लस 0.1 ml कायोलिन का सॉल्यूशन लेंगे। उन दोनों को मिक्स करके हम सेकेंड ट्यूब में 37 डिग्री पे रख देंगे फॉर 10 मिनट्स। जब कंप्लीट 10 मिनट्स हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें 0.2 ml
जो हमने पहला सॉल्यूशन बनाया था फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम क्लोराइड का, उसमें से लेके हम सेकंड में डाल देंगे। और जैसे ही हम उसमें डालेंगे, हमें स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है और क्लॉट फॉर्मेशन को जैसे हमने पीटी में देखा है उसी तरह से हमें एपीटीटी में देखना है कि जैसे ही क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमें स्टॉप वॉच को रोक देना है और उस टाइम को हमें रिकॉर्ड कर लेना है। अब यही चीज हमारी मशीन करती है तो ऑटो एनालाइजर होती है, उसमें सारी चीज सेट होती हैं, उसमें हमें वाटर बाथ की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें मशीन में ऑलरेडी इंक्यूबेशन टाइम के लिए एक स्लॉट दिया रहा होता है कि उसमें आप रख देंगे तो वो 37 डिग्री पे मेंटेन करता रहेगा और वहां से वो टाइम देगा और उस टाइम पे आपने रीजन डालोगे, प्लाज्मा डालोगे और उसके स्पेसिफिक टाइम पे वो उसको एनालाइज करके आपको रिपोर्ट दे देगा। तो इस तरह से हमने पीटी और एपीटीटी के मेथड को कंप्लीट और अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम पहले इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं और फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि मैनुअल मेथड कैसे कर रहे हैं और ऑटो एनालाइजर से हम इसको कैसे करते हैं। इंक्रीज पीटी, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस किस कंडीशन में होता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी हमें पता है कि डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10। विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, इसमें पीटी बढ़ जाएगा क्योंकि विटामिन के डेफिशिएंसी और विटामिन के डिपेंडेंट जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं फैक्टर 2 होता है, फैक्टर 7 होता है, फैक्टर 9 होता है एंड फैक्टर 10 होता है। और लिवर डिसीज, लिवर डिसीज में पीटी बढ़ जाएगा, है ना। लिवर डिसीज कैसे हो सकती है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर डैमेज और अदर वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस, जिसमें भी लिवर डैमेज होगा उसमें भी पीटी बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे कोगुलेशन फैक्टर हैं जो हमारे पीटी को बढ़ा देते हैं। ये कोगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि लिवर बहुत सारे कोगुलेशन फैक्टर हैं जिनको सिंथेसिस करता है। कोई भी पेशेंट वारफरिन ड्रग पे है, वारफरिन अगर वारफरिन ड्रग पे है तो भी पीटी बढ़ जाएगा। वारफरिन ड्रग क्या करती है, जो विटामिन के का काम है उसको ये स्टॉप करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोगुलेशन फैक्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं और इनका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की जो नली होती है जो लिवर से बाइल को लेते हुए इंटेस्टाइन में आती है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा कि बाइल पूरा नहीं निकलेगा, और बाइल पूरा नहीं निकलेगा वो बाइल क्या होगा, लिवर के अंदर जमा होता चलेगा। लिवर के अंदर जमा होगा तो वहां पे वो हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन कर देगा, जिसकी वजह से वहां पे पीटी बढ़ सकता है। लिवर सेल डैमेज होंगी तो पीटी बढ़ेगा। उस वक्त पुअर फैट एब्जॉर्प्शन, पुअर फैट एब्जॉर्प्शन वाली कंडीशन में भी लाइक स्प्रू हो गया, सीलियक डिसीज हो गया, क्रॉनिक डायरिया हो गया, इन सब कंडीशन में पीटी बढ़ सकता है। अगर पेशेंट हेपेरिन थेरेपी पे है, और हेपेरिन क्या करता है, हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन, जो एंटी थ्रोम्बिन होता है उसके एक्शन को बढ़ा देता है, उससे बाइंड करके उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि वो कोगुलेशन फैक्टर्स को इनहिबिट कर देता है। डीआईसी में भी पीटी बढ़ जाता है और हाइपोफिब्रिजिनेमिया में बढ़ जाता है, डिसफिब्रिजिनेमिया में बढ़ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें पीटी बढ़ जाएगा। एपीटीटी किसमें बढ़ेगा, एपीटीटी जैसे कि हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, इन कंडीशन में एपीटीटी बढ़ जाएगा। हीमोफीलिया ए में मेनली जो स्पेसिफिक कोगुलेशन फैक्टर है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है और हीमोफीलिया सी में फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी हो जाती है। वैसे हेपेरिन थेरेपी हम देते हैं तो हेपेरिन ड्रग दी जाती है, उसमें भी एपीटीटी बढ़ सकता है, उसमें पीटी बढ़ सकता है, एपीटीटी बढ़ सकता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं उसमें, वारफरिन सेम, लाइक विटामिन के है, विटामिन के डिपेंडेंट जितने भी कोगुलेशन फैक्टर हैं वो सारे इनहिबिट हो जाएंगे। उसमें से कुछ फैक्टर 7 स्पेसिफिकली एक्सटेंसिव पाथवे में आता है, जबकि फैक्टर 9 है वो हमारा एपीटीटी में आता है, फैक्टर 10 कॉमन पाथवे में आता है, फैक्टर 2 इज आल्सो इन द कॉमन पाथवे। हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया, इसमें भी एपीटीटी बढ़ जाएगी, कॉमन पाथवे में आ गया। लिवर डिसीज, डीआईसी और फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, इन सब कंडीशनों में एपीटीटी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने सारे यूजेस दोनों के पीटी और एपीटीटी के देख लिए हैं कि इसमें स्पेसिफिक फैक्टर है, एक्सटेंसिव पाथवे में आएगा और कॉमन पाथवे में दोनों पीटी भी बढ़ेगा, एपीटीटी बढ़ेगा। तो इससे आप कहते हो अगर कॉमन पाथवे वाले फैक्टर की डेफिशिएंसी है, फैक्टर 10 की है, फैक्टर 5 की है, फैक्टर 2 की है, फैक्टर 1 की है, इन दोनों कंडीशन में आपका पीटी भी बढ़ेगा और एपीटीटी भी बढ़ेगा। अगर फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है केवल, तो आपका एक्सटेंसिव पाथवे वाले फैक्टर है, ओनली पीटी है, पीटी बढ़ेगा। अगर फैक्टर वहां पे 9 की डेफिशिएंसी है
फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। इसमें आपका इंट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व हुआ है, इसका मतलब आपका एपीटीटी बढ़ेगा। अब ये मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड में सबसे पहले आपने एक ट्यूब लिया जो कि आपकी ब्लू टॉप वाली ट्यूब है जिसमें सोडियम सिट्रेट है, जो इसमें एंटीकोगुलेंट है। तो वहां से आपने उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के बाद उसमें से ऊपर से आपने 0.1 ml और 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा लेके एक टेस्ट ट्यूब में इस तरह से आपने रख लिया है। अब टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद हमने इसको वाटर बाथ में रख दिया है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि इसका टेम्परेचर 37 डिग्री तक आ जाए। और आजकल क्या होता है कि कॉमर्शियली अवेलेबल रिएजेंट होते हैं जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम क्लोराइड दोनों एक साथ आते हैं। अगर एक साथ आते हैं तो वेल एंड गुड, एक साथ नहीं आते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड अलग से लेना होगा और इनको हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये वाटर बाथ है। वाटर बाथ ऑलरेडी 37 डिग्री टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करके रखेगा। अब हमने यहाँ पे रिएजेंट ले लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट 100 माइक्रोलीटर। अब इसको हम इस तरह से ट्यूब में डाल देंगे जिसमें ऑलरेडी प्लाज्मा था और इसको रख देंगे फिर से वाटर बाथ में और इसको मिक्स करते रहेंगे। इस तरह से हम इस ट्यूब को टिल्ट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और हमने स्टॉप वॉच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अब हमें वेट है कि कब इसका क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और उसको मेजर कर लेंगे कि इतना सेकेंड्स इसमें को लगा कंप्लीट होने के लिए। आप इसको टिल्ट करते रहिए। अब इसमें यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है और ये इस तरह से दिखेगा। यू कैन सी इट आउट नाउ। इस तरह का हो गया। अब ये तो हो गया मैनुअल मेथड। अगर यही काम जो हमने इसको ट्यूब में लिया, डाला है, ट्यूब में तो हम डालेंगे, रिएजेंट हम डाल देंगे, लेकिन रीडिंग करेगी मशीन। मशीन ही इसको इंक्यूबेशन टाइम देगी। सब कुछ मशीन के अंदर होता है और रीडिंग भी मशीन कर लेगी। अब हम ऑटो एनालाइजर वाला देखते हैं। ये अरवा की ECL 105 मशीन है। इसमें ऊपर राइट अपर साइड में टेस्ट ट्यूब जैसा ये दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो इस टाइप की विंडो खुलेगी जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारा PT है, PTT है, जो भी टेस्ट है ऑलरेडी इंजीनियर इसमें फीड कर देगा और आप भी इसको फीड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रीजन्स जो हमारे पास आए हैं। उसमें किट इंसर्ट है, किस इंसर्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें फीड कर सकते हैं। अब इसमें जाके हम PT को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, हमें PT टेस्ट करना है तो वहां पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सैंपल हमें 50 माइक्रोलीटर लेना है, फॉर एग्जाम्पल 50 का सिलेक्ट है तो हम 50 ले लेंगे। प्रो टाइम जो उसका रीजेंट है वो 100 माइक्रोलीटर लेना है। यहाँ पे हमें वैसे ही करना है। अब नीचे ये ऐड ID का ऑप्शन है, यहाँ पे हम ID भी ऐड कर सकते हैं, पेशेंट का नाम भी ऐड कर सकते हैं, वो हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आपको ऐड ट्यूब, जैसे आप ऐड ट्यूब को करोगे तो आपको एक ट्यूब उठानी है जो उसके साथ आती है, इसमें रख देना है। इसके बाद आपको ऐड सैंपल, हमने ऐड सैंपल किया जो मशीन ने दिखाया 50 माइक्रोलीटर और 100 माइक्रोलीटर जो भी होता है वो हमने लेके सैंपल को जो हमें साइट्रेट वायल थी उससे लेके हमने इस ट्यूब, छोटी ट्यूब में डाल देते हैं। फिर इसमें मशीन शो आउट करेगी कि हमें 1 मिनट तक इसको वेट करना है। मशीन अपने आप इसको प्रीहीट करेगी, इंक्यूबेट करेगी 37 डिग्री पे और उसके बाद हमें इसमें जो भी हमारा प्रो टाइम है, जो भी रिएजेंट है वो हमें इसके अंदर डालना है। इसमें थर्मोप्लास्टिन है PT के लिए और कैल्शियम क्लोराइड भी है, उसको हम डाल देंगे। उसमें मशीन अपने आप दिखाएगी कितना टाइम इसमें बचा है और आफ्टर ए टाइम वो ग्राफ और वैल्यू हमें दे देगी। और इस तरह से मैं होप करता हूँ कि आपको इस PT APTT के जो भी कॉन्सेप्ट हैं टेस्ट लगाने के वो सब आपके क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। जिस किसी को भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर कर सकते हो।